हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम सर। आप सुनाएं, आप कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं वालेकुम सब लोग? अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह करम। आप लोग ठीक हैं? जी सर। माशाल्लाह। यस, आज प्रेजेंटेशंस हैं कोई मॉर्निंग या इवनिंग में से? यस, द GRs एंड द CRs ऑफ बोथ द क्लासेस। सर मिड का सिलेबस कंप्लीट हो गया था। अगर आप कहते हैं तो हम फाइनल का स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट वीक से। ओके, हाँ जी, जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं फिर आप उनको ना साथ साथ मैनेज कर लें। ठीक है सर। जी, चलिए हम डिस्कस कर रहे थे एम्बिगुइटी। जी सर। कहाँ से स्टार्ट करना था हमने? परहैप्स वी वर about to end the topic. We were discussing locally ambiguous sentences. नो सर, गार्डन पास सेंटेंसेस आपने करवा दिया था। नेक्स्ट उसकी एग्जांपल्स करनी है Okay, जी। so garden path sentences में कि कोई ऐसी फ्रेज हो सकती है जो कि एम्बिगुअस होती है और जब हम उसको रीड करते हैं, री एनालिसिस करते हैं, तो फिर हमें लगता है कि इसकी इंटरप्रिटेशन जो हमने फर्स्ट की थी उसकी बजाय जो सेकेंड इंटरप्रिटेशन है वो ज़्यादा ठीक है. So we can have the example: after Bill drank the water proved to be poisoned. ये सुमा, क्या हुआ? सर मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी आपकी, अब आ रही है। After Bill drank the water proved to be poisoned. अब इसकी जो इंटरप्रिटेशन है, आप क्या समझते हैं? हाउ इट कैन बी इंटरप्रेटेड? कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है? व्हाट डज इट मीन? फौरन जो फर्स्ट रीडिंग हमारे जहन में आती है, फर्स्ट रीडिंग से जो एनालिसिस आपके जहन में आता है उसको शेयर करें जरा. आफ्टर बिल ड्रैंक द वाटर प्रूव्ड टू बी पॉइजन. अब चलें, जब हम इसको फॉर द फर्स्ट टाइम इस सेंटेंस को रीड करते हैं तो हमारा फर्स्ट एनालिसिस ये होता है कि जो वाटर है, ये जो फ्रेज वाटर है, हम समझते हैं कि ये है ऑब्जेक्ट किसका? वर्ब ड्रैंक का. आफ्टर द बिल ड्रैंक द वाटर, तो हमारा फर्स्ट एनालिसिस है कि जो ड्रिंक है वो वर्ब है और उसकी ये पास्ट टेंस है ड्रैंक, ये वर्ब है और जो आगे फ्रेज है द वाटर, ये इसका ऑब्जेक्ट है. अब हम इसको इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं और उसके मुकाबले में कीपिंग इन व्यू दिस इंटरप्रिटेशन, हम ये अस्यूम करते हैं कि इस इनिशियल पोर्शन, ये जो हमारा है आफ्टर द बिल ड्रैंक द वाटर, इसकी इंटरप्रिटेशन या इसकी ओपिनियन हमारी जो है वो ये बनती है कि दैट देयर वाज अ पर्सन हुज नेम वाज बिल एंड ही ड्रैंक द वाटर. आफ्टर द बिल ड्रैंक द वाटर. ओके, अब हम ये समझते हैं कि देयर वाज अ पर्सन whose name was Bill
एंड दैट पर्सन ही ड्रैंक द वाटर। हम इसको इसके साथ अटैच करते हैं, ओके और फिर हम नेक्स्ट जो है वो पार्ट रीड करते हैं। जब हम इसको री रीड करते हैं या कंप्लीट सेंटेंस जो है वो रीच करते हैं, और हम जब जो है वो पहुंचते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो वर्ब मौजूद है प्रूव्ड। अब ये भी वर्ब है, जैसे ड्रिंक वर्ब है ऐसे ही प्रूव वर्ब है। ड्रिंक के बाद द वाटर, हमने उसको जो है वो ऑब्जेक्ट समझ लिया कि ये ड्रैंक वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे प्रूव ये भी वर्ब है, और इसके बाद आ रहा है टू बी पॉइजन्ड। अब वो जो दी वाटर है वो आपका नाउन फ्रेज है, ओके तो सब्जेक्ट जो है वो नाउन हो सकता है या प्रनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट जो है वो ये, अब यहाँ पे प्रूव के बाद जो आ रहा है टू बी पॉइजन। अब टू बी पॉइजन जो है वो ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो जब हम यहाँ तक पहुंचते हैं तो हम समझते हैं कि जो प्रूव्ड है ये वर्ब है, और इसके बाद जो आ रही है फ्रेज टू बी पॉइजन, ये तो इसका जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो एज अ रिजल्ट वी रियलाइज कि जो इनिशियल इंटरप्रिटेशन हमने सेंटेंस की थी वो शायद जो है वो कंप्लीट मीनिंग जो है वो नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रूव है उसका तो जो है वो कोई सब्जेक्ट जो है वो नहीं है। अब एज अ रिजल्ट हम क्या करते हैं, ये जो सारी हमारा जो है वो एनालिसिस है, दिस लीड्स द पीपल और दिस लीड्स द रीडर टू एनालाइज द सेंटेंस सो दैट आफ्टर बिल ड्रैंक became an adjunct of the water proved to be poisoned। अब एडजंक्ट क्या होता है? एडजंक्ट सिंपली एक ऐसा वर्ड या आपका ग्रुप ऑफ वर्ड या फ्रेज होती है दैट इज यूज्ड इन ऑर्डर टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अदर वर्ड्स। तो वो दूसरे पार्ट के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जरूरी होता है, और वो खुद एसेंशियल पार्ट नहीं होता। अब ये जो हमने पहले जो वो कहा कि जो वो ड्रैंक वर्ब है, उसके बाद जो है वो वाटर हमारे पास आ गया, वो उसका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद प्रूव एक और वर्ब है, और उसके बाद टू बी पॉइजन्ड आ गया, वो उसका सब्जेक्ट जो है वो नहीं हो सकता। ओके तो एज अ रिजल्ट अब हम जब उसको री रीड करते हैं तो हमारी जो पहली इंटरप्रिटेशन है जो हमने अपने ज़हन में बनाई होती है, हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और उसको हम फिर और तरह से जो है वो इंटरप्रेट करते हैं। दिस लीड्स अस टू एनालाइज द सेंटेंस इस तरह से, आफ्टर बिल ड्रैंक became an adjunct of the water proved to be poisoned। अब इस पूरे सेंटेंस को अब आप इंटरप्रेट करें तो क्या होगा कि जो है वो द वाटर दैट वाज ड्रंक बाय बिल दैट प्रूव्ड टू बी पॉइजन्ड। आफ्टर बिल ड्रैंक द वाटर प्रूव्ड टू बी पॉइजन्ड। अब इट मीन्स कि हम ये नहीं करेंगे बिल ड्रैंक द वाटर, इसको इसके साथ अटैच नहीं करेंगे, बल्कि इस तरह से करेंगे द वाटर प्रूव्ड टू बी पॉइजन, के वाटर को हम इस हिस्से के साथ जो है वो लगाएंगे, तो इस तरह से हमारी इंटरप्रिटेशन जो है वो ठीक हो जाएगी। क्लियर? यानी जो हमारा गार्डन पाथ है वो सेंटेंस है, जस्ट ये होता ये है कि हम रिलेट करते हैं किस वर्ड को किसके साथ हमने जो है वो रिलेट करना है। अब अगर हम द वाटर को बिल के साथ जो है वो करने के बजाय द वाटर प्रूव्ड टू बी पॉइजन इसके साथ हम अटैच करेंगे तो हमारी इंटरप्रिटेशन जो है वो सही हो जाएगी। हमें पता चल जाएगा कि जो है वो ये जो वाटर है तो दैट प्रूव्ड टू बी जो है वो पॉइजनड, नॉट जो है वो बिल और समथिंग। तो दैट इज सिंपली कॉल्ड लोकली एम्बिगुअस सेंटेंसेस, कि जिसमें एक कोई जो है वो पार्ट, एक फ्रेज या एक ग्रुप ऑफ वर्ड वो थोड़ी सी एम्बिगुटी क्रिएट कर देता है, और जब हम पूरे सेंटेंस को रीड करते हैं तो वो एम्बिगुटी जो है वो रिजॉल्व हो जाती है। अब अनदर एग्जांपल देखें दैट वुड बी देन क्लियरर। व्हेन जॉन कॉल्ड हिज ओल्ड मदर वाज हैप्पी। व्हेन जॉन कॉल्ड हिज ओल्ड मदर वाज हैप्पी। अब फर्स्ट इंटरप्रिटेशन में हमें जो है वो ये जो है वो लगता है कि when John called his old mother was happy। अब इट मीन्स कि हम इसको अगर पहले के साथ अटैच करें तो लगता है John was happy। when John called his old mother was happy, कि जब जॉन ने अपनी जब वो ओल्ड मदर को कॉल की तो जॉन हैप्पी था। जब हम इसको दोबारा से जो है वो करते हैं तो हम क्या इंटरप्रेट करते हैं, तो इट मीन्स कि व्हेन जॉन कॉल्ड हिज ओल्ड मदर, इन फैक्ट हिज ओल्ड मदर वाज हैप्पी बिकॉज जॉन कॉल्ड हिम हर। तो जॉन की कॉल आने की वजह से जो है वो शी बिकेम हैप्पी। तो हम इसको कॉमा लगा के जो है वो इसको और ज्यादा क्लियर कर सकते हैं कि इफ वी प्लेस अ कॉमा आफ्टर व्हेन जॉन कॉल्ड हिज ओल्ड मदर वाज हैप्पी, तो हम इसको इसके साथ जो है वो करेंगे, ना कि जॉन के साथ जो है वो करेंगे। सो जो हैप्पीनेस है दैट इज एसोसिएटेड विद द मदर ऑफ जॉन एंड नॉट विद जॉन हिमसेल्फ। We can take another example. While the man hunted, the deer ran into the woods।
वाइल द मैन हंटेड द डियर। अब पहली इंटरप्रिटेशन में हमें यूं लगता है कि जब उसने उसने जब वो डियर का शिकार किया, शिकार करने के बाद वो जंगल में भाग गया, यानी जो शिकारी है, हमें पहली इंटरप्रिटेशन ये लगती है। लेकिन जब हम उसको दोबारा से वो देखते हैं कि वाइल द मैन हंटेड द डियर रैन इनटू द वुड्स, तो अब वुड्स में वो द मैन डिड नॉट रन इनटू द वुड्स, रादर द डियर रैन इनटू द वुड्स। तो ये दैट इज जस्ट अ मैटर ऑफ एसोसिएशन कि एक लोकली हम वो क्या उसको उसके साथ एसोसिएट करना है या उसके साथ एसोसिएट करना है। तो वाइल द मैन हंटेड द डियर रैन इनटू द वुड्स, और अगर हम इसको वो उस तरह से इसके साथ वो करें तो ये एक क्लियर हमारी इंटरप्रिटेशन नहीं बनती। तो अगर हम ये समझें कि वाइल द मैन हंटेड द डियर, जब इंसान जो एक उसने वो आदमी ने डियर को हंट किया, रैन इनटू द वुड्स, देन ही रैन इनटू द वुड्स नहीं, जब हम उसको क्लोजली देखते हैं तो इट मींस द मैन डिड नॉट रन इनटू द वुड्स, रादर दैट वाज द डियर दैट रैन इनटू द वुड्स। Yet we can have another example. We painted the wall with cracks. अब फर्स्ट इंप्रेशन में हमें ये लगता है कि हमने वॉल को पेंट किया विद द हेल्प ऑफ क्रैक्स, कि हमारे पास क्रैक्स है, उन क्रैक्स से हमने वॉल को वो पेंट किया। तो अब हम जो क्रैक्स है इसको पेंट के साथ अटैच नहीं करेंगे, बल्कि इसको वॉल्स के साथ करेंगे। तो वॉल्स विद क्रैक्स ये नहीं करेंगे, पेंटेड द वॉल वो विद क्रैक्स नहीं, बल्कि द वॉल्स विद क्रैक्स, हमने उन दीवारों को पेंट किया जिनके अंदर क्रैक्स थे। तो हमारी इंटरप्रिटेशन बनेगी वी पेंटेड द वॉल्स, और इनफैक्ट जो क्रैक्स हैं वो वॉल्स में थे, दे आर नॉट एसोसिएटेड विद द पेंट, रादर क्रैक्स आर एसोसिएटेड विद द वॉल्स। इज इट क्लियर यहां तक? यस सर। Okay. The dog that I had really loved bones. The dog, अब यहाँ पे एम्बिगुइटी हमें ये लोकली पहले नजर आती है कि who loved bones, आइदर जो हमारे पास सब्जेक्ट आई है, क्या वो जो सब्जेक्ट आई है वो जो है वो लव्ड बोन्स, या जो डॉग है वो लव्ड बोन्स। सो द डॉग दैट आई हैड रियली लव्ड बोन्स। तो जब हम इसको थोड़ा सा क्लोजर एनालिसिस इसका करते हैं, देन वी कम टू नो दैट दैट वाज द डॉग दैट अ पर्सन हैड, इन दैट आई हैड, एंड दैट डॉग इन फैक्ट रियली लव्ड बोन्स। इसी तरह से while I was surfing the internet went down। अब पहले में हम देखें तो यूं लगता है कि while I was surfing the internet, जब मैं इंटरनेट सर्फ कर रहा था, went down, तो मैं वो चला गया। लेकिन सेकंड एनालिसिस बताता है कि नहीं, मतलब ये तो बात नहीं बनती। इट मींस while I was surfing, जब मैं सर्फिंग कर रहा था, ब्राउजिंग कर रहा था, सर्चिंग कर रहा था, द इंटरनेट वेंट डाउन। तो जो वेंट डाउन है ये आई के साथ नहीं एसोसिएट करेंगे, वो उसके साथ अटैच नहीं है, बल्कि इंटरनेट के साथ है। तो इस तरह से जो लोकली हमें एम्बिगुइटी जो है वो सामना करना पड़ता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोकली एम्बिगुअस सेंटेंसेस जो है वो कहते हैं। Is it okay? Yes, sir. Okay, come to the next topic. कौन सा हम करें? आप लोगों के पास है प्रीसपोजिशन एंड एंटेलमेंट। जी सर। प्रीसपोजिशन एंटेलमेंट की कितनी आपके पास देखें पीडीएफ्स हैं या उसके पीपीटीज हैं? हेलो जी सर, सर देख रहे हैं एक। जी, सर 20 उसमें पेजेस हैं आपके। सर 2 रीडिंग्स हैं। हाँ जी, उसमें जो है ना बाय डॉक्टर शादिया, वो देखें जरा।
Yes, got it, students? Yes, sir. Okay. Yes, sir. प्रीसपोजिशन एंड एंटेलमेंट. अब इसमें प्रीसपोजिशन, प्रीसपोज क्या होता है? प्रीसपोज, जब हम किसी से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कन्वर्स करते हैं, यूजुअली हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज already known to the listener or to the audience we are talking with. हम ये फर्ज कर लेते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से ऑडियंस के पास, हमारे लिसनर्स के पास, हमारे कम्युनिकेशन पार्टनर्स के पास मौजूद है. हम प्री सपोज कर लेते हैं, तो दैट इज प्री सपोजिशन. दैट इज प्री सपोजिशंस. इन स्पीकर्स usually design their linguistic messages on the basis of assumptions of what their hearers already know. तो हम अपनी कम्युनिकेशन को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं, इस तरह से प्लान कर लेते हैं कि हम ये अस्यूम करते हैं कि जो बात हम कर रहे हैं इसका कुछ पोर्शन पहले से हमारे ऑडियंस को पता है. एंड दिस इज नोन एज प्री सपोजिशन. तो ये जो हमारा असम्पशन है कि सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी विद द ऑडियंस, पहले से उनके पास जो है वो मौजूद है, तो दैट इज कॉल्ड प्री सपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई भी एक जो है वो बात करता हूँ, सो आई से दैट द सीआर ऑफ इवनिंग क्लास इज एडवाइज्ड टू प्लान प्रेजेंटेशंस फॉर द कमिंग टॉपिक्स. अब I don't mention who is the CR, what type of person he is. Why? Because I suppose that the class knows who is a CR. He knows that there is the person named Karam Shahzad who is the CR of the evening. अब ये presupposition है, that is presupposition कि ये इंफॉर्मेशन मुझे अब ये उनको बताना नहीं पड़ता, ये ऐसा है, ऐसे है, ऐसा एक जो है तो वो आपका सीआर है, उसका नेम जो है वो ये है, एंड सो ऑन ऑल दिस. तो जस्ट जो है वो ये मेंशन कर देना, तो ये अस्यूम किया जाता है कि ये आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद है. इसको हम प्रीसपोजिशन कहते हैं. Pragmatics is the study of Dix's implicature, presupposition, speech acts and aspects of discourse structure. ये जैसे pragmatics यहाँ पे तो जो है वो डेफिनेशन आई है कि pragmatics जो है वो क्या होता है. वैसे तो pragmatics को हमने पहले शायद डिफाइन किया हुआ है कि pragmatics इनफैक्ट क्या है, is the study of the meaning of words or sentences or phrases in context. जो सिमेंटिक्स और प्रेगमेटिक्स है उनमें डिफरेंस क्या है कि सिमेंटिक्स में हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्टडी करते हैं, मीनिंग की कॉन्टेक्स्ट को इन्वॉल्व नहीं करते, वो सिमेंटिक्स है. और जब आप उन्हीं वर्ड्स, सेंटेंसेस या एक्सप्रेशंस के मीनिंग को स्टडी करते हैं और कॉन्टेक्स्ट को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्रेगमेटिक्स. या हमारा प्रेगमेटिक्स है. तो प्रेगमेटिक्स का यहाँ पे एरिया है जस्ट कि प्रेगमेटिक्स में हम क्या क्या स्टडी करते हैं. डिक्सेस स्टडी करते हैं. ये डिक्सेस को हम देखेंगे भी क्या है कि ये सिंपल जो वोकैबुलरी है मुख्तलिफ चीज़ों के लिए. इम्प्लीकेचर है. इम्प्लीकेचर होता है कि जब हम किसी चीज़ को डायरेक्ट नहीं कहते, इनडायरेक्ट वे में कहते हैं, वो इम्प्लीकेचर होता है. एक तो ये है कि जब आप फॉर एग्जाम्पल जो है वो इफ़ यू एंटर अ रूम and you feel that it is very hot outside and you say it's very hot outside, लेकिन आप ये कहना चाहते हैं please turn the fan on या please turn air conditioner on, या आप उससे कहना चाहते हैं please bring me a glass of cold water. तो अब आप कहना तो ये चाहते हैं लेकिन सिर्फ आप ये कहते हैं गर्मी बहुत है, तो दैट इज कॉल्ड इम्प्लीकेचर, जब आप डायरेक्ट किसी बात को नहीं कहते. तो प्री सपोजिशन भी प्रेगमेटिक्स में स्टडी की जाती है.
स्पीच एक्ट, ये हम स्पीच एक्ट थ्योरी भी शायद आपके आउटलाइन में शामिल है, उसको हम देखेंगे। स्पीच एक्ट होता है कि किस तरह से आप बोलते हैं और बोल के आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, स्पीच के थ्रू से आप कोई काम लेते हैं, आप ऑर्डर देते हैं, तो ये आपका स्पीच एक्ट है। रिक्वेस्ट करते हैं, स्पीच एक्ट है। क्वेश्चन आप करते हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले, ये स्पीच एक्ट होता है। एंड सो ऑन एंड एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्कोर्स स्ट्रक्चर, तो प्रैग्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑल दीज वेरी थिंग्स। Presupposition and entailment, two aspects of what is communicated but not said. अब प्रीसपोजिशन एंड इंटेलमेंट क्या है? ये दो एस्पेक्ट्स हैं कि जिस चीज को आप कम्युनिकेट करते हैं लेकिन कहते नहीं। कम्युनिकेट करते हैं, कहते नहीं। क्या मतलब? कि यू कम्युनिकेट बट इन सच अ वे दैट यू डू नॉट अटर द वर्ड, दैट यू डू नॉट अटर द वर्ड। आप कहते नहीं लेकिन कम्युनिकेट कर देते हैं, आप अल्फाज वो यूज नहीं करते, अगला बंदा जो है वो समझ लेता है उसको, तो दैट इज प्रीसपोजिशन एंड इंटेलमेंट। जब हम इसको एग्जांपल को देखेंगे तो मजीद क्लियर हो जाएगा। सो देयर इज प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ प्रीसपोजिशन। A presupposition is something the speaker assumes to be the case prior to make an utterance। अभी मैंने कहा कि आप कोई जो है वो बात कर रहे हैं, लेकिन बात करने से पहले आपने ये अस्यूम किया हुआ है कि आपका जो हियरर है, आपका जो लिसनर है, आपका जो कम्युनिकेशन पार्टनर है जिससे आप बात कर रहे हैं, वो कोई चीज़ को पहले से जानता है और आप उस असम्पशन की बुनियाद पे जो है वो बात करते हैं, ये जानते हुए कि ये चीज़ वो पहले से जानता है, तो आप किस तरह से बात जो है वो करेंगे। स्पीकर्स नॉट सेंटेंसेस हैव प्रीसपोजिशंस। अब ये एक टेक्निकल मतलब जो है वो ये पॉइंट है कि स्पीकर्स हैव प्रीसपोजिशंस नॉट सेंटेंसेस। इसका मतलब ये है कि जो आपकी प्रीसपोजिशन है, प्रीसपोजिशन सेंटेंसेस में शो नहीं होती। प्रीसपोजिशन इज इन द माइंड ऑफ द स्पीकर। स्पीकर प्रीसपोज करता है और एज अ रिजल्ट वो अपने सेंटेंसेस को इस तरह से डिजाइन करता है कि वो उसने जो पहले से उसके ज़हन में ये असम्पशन है कि उसका लिसनर इतनी इंफॉर्मेशन जानता है, तो इसलिए जो वो इंफॉर्मेशन पहले से लिसनर जानता है वो उसको रिपीट नहीं करता, क्योंकि वो समझता है कि वो जानता है उसका लिसनर, इसलिए वो उसको रिपीट नहीं करता, उससे आगे से जो है वो स्टार्ट करता है। तो सो जो प्रीसपोजिशन है दैट इज ऑन द पार्ट ऑफ स्पीकर्स एंड दैट इज नॉट इन सेंटेंसेस। प्रीसपोजिशन को सिंबलाइज भी किया जाता है, तो दीज आर जो है वो द सिंबल्स कि आप प्रीसपोजिशन करते हैं कि आप एक सेंटेंस जो है वो जब लेते हैं उसको कहते हैं कि ये सेंटेंस को प्रीसपोज करता है, तो आप ये सिंबल जो है वो यूज करते हैं। एग्जाम्पल, इफ समवन टेल्स यू योर ब्रदर इज वेटिंग आउटसाइड फॉर यू, योर ब्रदर इज वेटिंग आउटसाइड फॉर यू, क्या आपका भाई इंतजार कर रहा है। क्या वो ये पहले कहता है कि किसी का भी नाम लेके कि आपका जो है वो एक भाई है, उसका नाम ये है, उसकी उम्र इतनी है और वो बाहर आपका इंतजार कर रहा है, क्या वो सारी चीजें बताता है? नहीं बताता ना। वो क्यों नहीं बताता? क्योंकि उसे पता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई है, उसका नाम क्या है, उसकी उम्र कितनी है, ये है क्या है। अब देखिए कैंपस है, एकेडमी है, कहीं पे आप जाते हैं, वहाँ का जो है वो गेट कीपर है, वॉचमैन है, यहाँ पर वो जो अटेंडेंट है आपके यहाँ से कहता है जी कि आपका भाई बाहर इंतजार कर रहा है। ओके, अब उसे पता है कि आपको पता है कि आपका भाई ने आपको लेने आना है, आपका भाई है, तो वो आके ये तो नहीं कहता है ऐसा है, ये है, वो है, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देता, क्योंकि वो प्रीसपोज करता है कि यू ऑलरेडी नो अबाउट योर ब्रदर एंड ऑल दिस वेरी थिंग्स। इसलिए सिर्फ ये कह देना काफी है, योर ब्रदर इज वेटिंग आउटसाइड फॉर यू, सो देयर इज एन ऑब्वियस सपोजिशन दैट यू हैव अ ब्रदर। ठीक है, तो अब ये एक अंडरस्टूड सी बात है, वो आपको बताने वाला उसको पता है कि आपको पता है कि आपका भाई मौजूद है, इस वजह से वो उसकी डिटेल नहीं देता। यहां तक क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके, वी कैन हैव अनदर एग्जांपल। कैपलर डाइड इन मिजरी, कि कोई जो है वो गुर्बत की वजह से, मिजरी की वजह से, द पर्सन, देयर वाज अ पर्सन। इसी का सेकेंड वर्जन है कैपलर डिड नॉट डाई इन मिजरी। अब आपने कहा कैपलर डाइड इन मिजरी, वो अपनी जो है वो उसकी वजह से जो है वो कंजूसी में ही मर गया, अपनी उसकी वजह से मर गया, या आप कहते हैं कि वो कंजूसी की वजह से नहीं मरा। अब इन दोनों के अंदर एक बात तो मुश्तरका है, क्या? कि देयर वाज अ पर्सन हुज नेम वाज कैपलर। चाहे वो मिजरी की वजह से मरा है या नहीं मरा, लेकिन वो बंदा जरूर था। आप कहते हैं, आप किसी का नाम लेके चाहे वो कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज कि मिस्टर अकरम हैज पास द एग्जामिनेशन, दूसरा कहता है नो 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 ही डिड नॉट पास द एग्जामिनेशन। अब चाहे आपने नेगेटिव सेंटेंस यूज किया या पॉजिटिव, दोनों के अंदर एक बात जरूर है कि दोनों आप इस बात पे मुश्तरक जो है वो मुत्तफिक जरूर है कि देयर इज अ पर्सन हुज नेम इज अकरम एंड ही
अपीयर्ड इन द एग्जाम, वो एग्जाम में अपीयर भी हुआ, बाकी पास हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात है। तो ये प्री सपोजिशन है, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि जो है वो मिस्टर क्रम जो है वो था, ही देयर वाज अ पर्सन हुज नेम वाज मिस्टर क्रम, ही जो है वो अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन एंड ही पास, ही डिड नॉट पास। तो ये प्री सपोजिशन है। केपलर डाइड इन मिस्री या केपलर डिड नॉट डाई इन मिस्री। द नोशन ऑफ प्रीसपोजिशन इज जनरली ट्रेस्ड बैक, ये यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री है, ठीक है, आप इसको ये करने की जो है वो जरूरत नहीं है। तो अब इस सेंटेंस के अंदर आप सिर्फ जो है वो ये कह लें कि ये जो हमारा जो है वो सेंटेंस है 2A एंड 2B, इस दोनों के अंदर जो है वो एक चीज प्री सपोजिशन है, और वो ये है कि देयर वाज अ पर्सन हुज नेम वाज केपलर एंड ही एक्चुअली एग्जिस्टेड, वो मौजूद था, ठीक है। either he died in misery or not, that's another issue, but so far as the existence of that very person is concerned, that is certain and there is no doubt about that। तो इसलिए हमें ये बताने की जरूरत नहीं है। तो स्पीकर ये पहले से प्री एज्यूम करता है, चाहे वो स्पीकर हो जो ये कहे कि he died in misery या स्पीकर ये कहे कि he did not die in misery। हेलो, यस सर। यस सर। ओके। उसके बाद जस्ट आ जाएं, आप प्री सपोजिशन ट्रिगर से आ जाएं। प्री सपोजिशन ट्रिगर्स, प्री सपोजिशन ट्रिगर जो है वो क्या है, इट्स सिंपली जो है वो, इससे मुराद आपके जो है वो कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं लैंग्वेज के अंदर, कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शंस होती हैं लैंग्वेज में जो इंडिकेट करती हैं कि यहाँ पे प्री सपोजिशन है, ठीक है। प्री सपोजिशन ट्रिगर्स in any language there are some expressions or constructions which can act as the source of presupposition। तो वो कुछ ऐसे expressions, कैसे ऐसी constructions, ऐसे groups of words होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं, जो इंडिकेटर्स होते हैं प्रीसपोजिशन के, या जो सोर्स ऑफ प्रीसपोजिशन बनते हैं, उनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये यहाँ पे प्रीसपोजिशन है। द काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस आर कंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रीसपोजिशन ट्रिगर। तो वो कंस्ट्रक्शन या वो वर्ड या वो एक्सप्रेशन जो के सोर्स ऑफ प्रीसपोजिशन बने, दैट इज कॉल्ड प्रीसपोजिशन ट्रिगर्स। इसके आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। वो डिफिनेटिव डिस्क्रिप्शंस हो सकती हैं, मतलब उसमें फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जॉन सा द मैन विद टू हेड्स। जॉन सा द मैन विद टू हेड्स। अब ये डिस्क्रिप्शन है, ये क्या है, डिस्क्रिप्शन है कि उसने जो है वो देखा। डिस्क्राइब यही होता है ना कि व्हाट यूज जो है वो व्हाट हैपेंड समथिंग है, आप उसको डिस्क्राइब करते हैं। अब इसके अंदर प्री सपोजिशन जो है वो क्या है कि अब देखिए वो आके अचानक जो है वो, जैसे बच्चे क्लास में जो है वो कोई बात करते हैं और आके अचानक जो है वो एक स्टूडेंट दूसरे से जो है वो कहता है कल रात मैंने जो है वो देखा। अब इट मीन्स कि वो ये समझता है कि ये पहले से क्लास में बात चल रही है और उन बच्चों को उस चीज के बारे में पता है कि कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी चीज है जो है वो दैट हैज टू हेड्स, और वो अगले दिन आके बड़े जोश के साथ बताता है कि मैंने जो है वो देखा। तो उसे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि जो है वो कोई ऐसी एंटिटी, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा एनिमल, कोई ऐसा जानवर, कोई ऐसा बीइंग है जिसके जो है वो दो हेड्स हैं और मैंने उसको देखा। तो वो प्री सपोज करता है कि जिनको वो बता रहा है उन्हें पहले से पता है कोई ऐसी एंटिटी, कोई ऐसी चीज है जिसके दो हेड्स हैं। तो सिंपल जो है वो द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मैन विद टू हेड्स, तो वो प्री सपोज करता है कि इनको जो है वो पता है। सिर्फ वो ये बताता है कि मैंने देखा, वो सिर्फ उसको डिस्क्राइब करता है कि मैंने उसको जो है वो देखा है, तो वो अपनी डिस्क्रिप्शन जस्ट जो है वो देता है। इसी तरह से कुछ जो हमारे इफेक्टिव वर्ब्स हो सकते हैं वो भी ट्रिगर्स हैं, वो भी जो है वो शो करते हैं। एंड ऑल्सो कीप दिस इन माइंड दैट नो नीड टू क्रैम ऑल दीज वेरी थिंग्स, जस्ट कीप इन माइंड दैट देयर आर जो है वो सम कंस्ट्रक्शंस, आर देयर आर जो है वो सम वर्ड्स, वो वर्ब्स भी हो सकते हैं, वो क्लॉजेस भी हो सकती हैं, वो सेंटेंसेस भी हो सकते हैं जो कि आपको प्री सपोजिशन को इंडिकेट करते हैं। जस्ट आपने मेन पॉइंट जो है वो ये ध्यान में रखना है कि नो नीड टू क्रैम ऑल दीज वेरी जो है वो थिंग्स के अपने सबको उसको करना है। तो कुछ वर्ब्स भी आपके जो है वो इंडिकेटर हो सकते हैं, सोर्स हो सकते हैं आपकी प्री सपोजिशन का। इन जैसे फॉर एग्जांपल जॉन रियलाइज्ड दैट ही वाज इन डेट। अब यहाँ पे जो वर्ब रियलाइज है ना, ये वर्ब जो रियलाइज है, तो ये जो है वो उसको कर रहा है, प्री सपोज को जो है वो कर रहा है, ठीक है। जॉन रियलाइज दैट ही वाज इन डेट। अब इसका मतलब है कि इससे पहले उसे एहसास नहीं था, लेकिन ही वाज इन डेट, ही वाज इन डेट, ये प्री सपोजिशन है।
ठीक है। अब कोई आके जो है वो कहता है कि नाउ द स्टूडेंट्स हैव रियलाइज्ड दैट दे आर नॉट अटेंडिंग द क्लासेस, the students have realized that they are not attending the classes. Okay, अब it means कि the students were not attending the classes already, पता है। तो जो है वो प्रिंसिपल साहब कहते हैं, जो कोई भी कहता है कि स्टूडेंट्स को एहसास हो गया है कि वो क्लासेस नहीं ले रहे रेगुलरली, अब इसका मतलब है कि ये पहले से पता था, प्री सपोज था कि क्लासेस नहीं ले रहे स्टूडेंट, लेकिन उनको एहसास नहीं था, बट नाउ दे हैव रियलाइज्ड। तो ये प्री सपोजिशन है। तो इस तरह से कुछ वर्ब जो है वो शो करते हैं प्री सपोजिशन को। इसी तरह से चेंज ऑफ स्टेट वर्ब, ये भी जो है वो उसको जो है वो शो करता है। जैसे हम कहते हैं कि जॉन बिगेन टू बीट हर हस्बैंड। ओके, जॉन बिगेन टू बीट। अब जब बिगेन होता है, आप कहते हैं कि आई हैव स्टार्टेड स्टडीइंग, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है। अब इसका मतलब है, ये इस बात को प्रीसपोज करता है कि आप इससे पहले नहीं पढ़ रहे थे। जो वर्ब है यहाँ पे जो है वो ये स्टेट को शो करता है कि आई हैव स्टार्टेड स्टडीइंग, इसका मतलब है इससे पहले आप नहीं पढ़ रहे थे। आई हैव नाउ जो है वो बिगेन टू स्टडी, मैंने अब स्टडी करना शुरू कर दी है, इसका मतलब है आप इससे पहले नहीं कर रहे थे, अब आपने जो है वो ये करना शुरू किया है। ओके, इसी तरह से अगर आप जो है वो इटरेटिव, मतलब ये एक्सप्रेशन है, अगर आप कहते हैं कि द फ्लाइंग सॉसर केम अगेन, ठीक है, आई हैव टॉप द क्लास अगेन। अब अगेन क्या शो करता है, क्या प्रीसपोज करता है, किसका मतलब है मैंने पहले भी टॉप किया था, इस वजह से। अब आप ये नहीं कहते कि मैंने पहले भी सेमेस्टर में टॉप किया था, अब भी कर लिया है। सिर्फ आप जब ये कह देना कि आई हैव टॉप्ड अगेन, तो इसके अंदर प्री सपोजिशन मौजूद है कि आपने पहले भी टॉप किया है, इसी वजह से जो है वो अपने अगेन का वर्ड जो है वो यूज किया है। क्लियर? तो ये इसके अंदर जो है वो प्री सपोजिशन है। इसी तरह से टेम्परल क्लॉजेज होती हैं जो कि टाइम को जो है वो शो करती हैं, and so on, and I can leave it. Next आ जाए relationship between two proposition. Okay, अब उसमें अब ये देखें पहले कि proposition क्या होती है। proposition क्या होती है? Do you people know what the proposition is? Anybody? चलें, वैसे तो बोल तो पड़े। ओके जी, अकील आप बताना चाहते हैं? सर जी, जो मतलब की चीज, मतलब कि हम किसी चीज को देखते हैं तो हम अपनी तरफ से उस चीज के बारे में अपना ख्याल जाहिर कर देते हैं कि ये चीज ऐसी है तो इसके पीछे वजह ये होगी, तो हम अपनी तरफ से जो आइडियाज उसकी चीज के मुतालिक लगाते हैं वो पर्सुएशन होती है। सर जब हम अपनी तरफ से जजमेंट या ओपिनियन शो करते हैं। ओके, आप क्या किसके बारे में बता, प्री सपोजिशन के बारे में बता रहे हैं कि प्रोपोजिशन के बारे में बता रहे हैं? सर प्रोपोजिशन। ओके ओके, जो इनफैक्ट प्रोपोजिशन होता है ना, प्रोपोजिशन इज इनफैक्ट द सिमेंटिक कंटेंट ऑफ एन एक्सप्रेशन। कोई भी एक्सप्रेशन वो आपका एक ग्रुप ऑफ वर्ड यानी एक फ्रेज हो सकती है, वो एक कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है। उस एक्सप्रेशन में, उस ग्रुप ऑफ वर्ड में, उस सेंटेंस में जो सिमेंटिक कंटेंट है या जो स्मॉलेस्ट कम्युनिकेटिंग यूनिट है, दैट इज कॉल्ड प्रोपोजिशन। फॉर एग्जांपल, आपको इस तरह से समझ आ जाएगी। मैं कहता हूं वी वॉक इन द पार्क, वी वॉक इन द पार्क, ये पूरा सेंटेंस है कि हम पार्क में जो वॉक करते हैं। फिर मैं कहता हूं आवर वॉक इन द पार्क, आवर वॉक इन द पार्क। अब ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस का एक हिस्सा है। फिर मैं कहता हूं फॉर अस टू वॉक इन द पार्क, ये भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। लेकिन अब इन तीनों के अंदर, तीनों का सिमेंटिक कंटेंट इन तीनों एक्सप्रेशन में एक है, और वो क्या है कि इट इज टॉकिंग अबाउट वॉक इन द पार्क। वी वॉक इन द पार्क, complete sentence. Our walk in the park, incomplete sentence. For us to walk in the park, incomplete sentence. लेकिन इन तीनों के अंदर जो है वो प्रोपोजिशन एक है, सिमेंटिक कंटेंट एक है।
स्मॉलेस्ट कम्युनिकेटिंग यूनिट इनका एक है और वो है कि दैट इज सिंपल जो है वो दैट इज टॉकिंग अबाउट अ वॉक इन द पार्क। तो ये प्रोपोजिशन होती है, ये प्रोपोजिशन होती है। इसी तरह से अगर मैं इसको अदर वर्ड्स यूं कहूं कि अगर सिंपल सेंटेंस में बोलता हूं वी वॉक इन द पार्क, जैसे मैंने पहले बोला, तो ये एक हमारा सिंपल सेंटेंस है एंड इट एक्सप्रेसेस अ सिंगल प्रोपोजिशन। इसके अंदर एक सिमेंटिक कंटेंट है, ज्यादा बातें नहीं हो रही। अगर हो मैं कह दूं वी वॉक इन द पार्क एंड आगे की और बात भी जो है वो करूं, वी वॉक इन द पार्क एंड ऑब्जर्व द पीपल व्हाट दे डू देयर। अब इसमें यहाँ पे दो सिमेंटिक कंटेंट हो जाएंगे, तो मैं कहूंगा इस सेंटेंस में दो प्रोपोजिशंस हैं। तो प्रोपोजिशन सिमेंटिक कंटेंट है किसी ग्रुप ऑफ वर्ड का, किसी एक्सप्रेशन का, कि एक्चुअली इसके अंदर जो वो मीनिंग क्या है। तो आपकी फ्रेज या आपकी क्लॉज या आपका सेंटेंस, उसके अंदर एक आपका जो है वो जो एक सिमेंटिक कंटेंट है वो प्रोपोजिशन कहलाता है। कोई भी जो प्रोपोजिशन होती है उसको हम डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोपोजिशन को। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है रिचर्ड रोट द रिपोर्ट, रिचर्ड रोट द रिपोर्ट। इसी को मैं ऐसे कहता हूं रिचर्ड इज द वन हु रोट द रिपोर्ट। पहले मैंने कहा रिचर्ड रोट द रिपोर्ट, फिर मैंने कहा रिचर्ड इज द वन हु रोट द रिपोर्ट। फिर मैं इसको पैसिव में कह सकता हूं द रिपोर्ट वॉज रिटन बाय रिचर्ड। अब इन सब के अंदर बात जो है वो क्या हो रही है, कंटेंट इसका जो है वो क्या है, सिमेंटिक कंटेंट जो है वो क्या है कि रिपोर्ट दैट वाज रिटन बाय रिचर्ड, यानी रिचर्ड ने रिपोर्ट जो है वो लिखी। चाहे इसको किसी भी तरह से जो है वो कह ले, तो उसका सिमेंटिक कंटेंट एक है, उसको हम प्रोपोजिशन कहते हैं। इज इट क्लियर? ये होती है, ठीक है, प्रोपोजिशन। अब आप इस प्रोपोजिशन की कॉन्सेप्ट को जो है वो ज़हन में रखें एंड देन मूव टू द टाइप्स ऑफ प्री सपोजिशन। दरमियान से भी अब करके आप आ जाएं टाइप्स ऑफ प्री सपोजिशन पे आ जाएं। अब पहले इसी को कंप्लीट करते हैं प्री सपोजिशन को, उसके बाद फिर दोबारा आएंगे उस पर। टाइप्स ऑफ प्री सपोजिशन। अब प्री सपोजिशन क्या है, दोबारा इसको जरा कोई रिवाइज करे, प्री सपोजिशन क्या है? सर जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी ऑडियंस के पास होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, दैट इज ठीक है। तो ये हमारी जो है वो प्री सपोजिशन है। ओके, प्री सपोजिशन की डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं। प्री सपोजिशंस आर एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड स्ट्रक्चर्स। कि आप प्री सपोजिशन का इजहार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ड, विद द हेल्प ऑफ फ्रेजेस, विद द हेल्प ऑफ पूरे स्ट्रक्चर। यानी यूं कह लें कि जो ट्रिगर्स हैं प्री सपोजिशन के, वो वर्ड्स भी हो सकते हैं, फ्रेजेस भी हो सकती हैं, स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। दीज लिंग्विस्टिक फॉर्म्स, चाहे वर्ड्स हों, चाहे फ्रेजेस हों, चाहे सेंटेंसेस हों, चाहे स्ट्रक्चर्स हों, ये लिंग्विस्टिक फॉर्म्स हैं। दीज लिंग्विस्टिक फॉर्म्स आर कंसिडर्ड एज इंडिकेटर्स ऑफ पोटेंशियल प्री सपोजिशन which can only become actual presupposition in contexts with speakers। अब ये जो सारे के सारे जो है वो ट्रिगर्स हैं या जो इंडिकेटर्स हैं, ये पोटेंशियल प्रीसपोजिशन के जो है वो इंडिकेटर हैं। क्योंकि जो टाइप्स होगी ना, आप यूं कह लें जितनी भी टाइप्स होगी प्रीसपोजिशन की, वो पोटेंशियल प्रीसपोजिशन की टाइप्स होंगी। पोटेंशियल प्रीसपोजिशन क्या होती है? पोटेंशियल क्या होता है? हम कहते हैं कि इस बंदे में जो है वो राइटर बनने का पोटेंशियल है। अभी वो राइटर बना नहीं है, बट दैट पर्सन हैज गॉट द एबिलिटी, कैपेसिटी, एक्सपर्टीज, स्किल्स, प्रीरिक्विजिट्स टू बिकम द राइटर। आप प्लेयर्स के बारे में सुनते हैं, कहा जाता है कि ही हैज गॉट जो है वो पोटेंशियल टू बी अ वेरी गुड बैट्समैन, वेरी गुड बाउलर, वेरी गुड ऑलराउंडर एंड सो ऑन। अब इसका मतलब अभी वो बना नहीं है, बट ही हैज गॉट द रिक्वायर्ड स्किल। इसी तरह से जो पोटेंशियल प्री सपोजिशन है, तो पोटेंशियल जो है वो प्री सपोजिशन जो है वो क्या होती है कि it can become actual presupposition in contexts with speakers। Potential presupposition is the presupposition
विच कैन ओनली बिकम एक्चुअल प्रीसपोजिशन। अभी एक्चुअली वो होती नहीं है, लेकिन जब कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज किया जाता है स्पीकर्स के साथ तो फिर इट कैन बिकम जो है वो प्रीसपोजिशन। फिर ये किसी भी टाइप की हो सकती है, ये फैक्टिव भी हो सकती है, ये जो है वो नॉन फैक्टिव भी हो सकती है, एंड सो ऑन। अब ये टाइप्स हैं। One of the types of potential presupposition is existential presupposition। अब जो हम टाइप्स डिस्कस करेंगे ये टाइप्स जो है वो पोटेंशियल प्रीसपोजिशन की ही हैं। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट आपकी पोटेंशियल प्रीसपोजिशन इट कैन बी एग्जिस्टेंशियल प्रीसपोजिशन। अब एग्जिस्टेंशियल है एग्जिस्ट से, तो जब ऐसा जो है वो आपकी प्रीसपोजिशन जो किसी चीज के एग्जिस्टेंस पे उसको डिस्कस करती हो तो उसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियल प्रीसपोजिशन। फॉर एग्जांपल इसमें ये डील करती है डिफरेंट एंटिटीज, मतलब कोई भी एंटिटीज हो सकती हैं, थिंग्स हो सकती हैं, पीपल हो सकते हैं, एनिमल हो सकती हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। एंटिटीज नेम्ड बाय द स्पीकर एंड अस्यूम्ड टू बी प्रेजेंट, कि जिनको वो कोई नाम देता है और उनके बारे में ये फर्ज किया जाता है कि वो प्रेजेंट हैं। वो नाउन फ्रेज की शक्ल में भी हो सकते हैं, पोजेसिव कंस्ट्रक्शन की शक्ल में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब नाउन फ्रेज की एग्जाम्पल है द कोल्ड वॉर हैज एंडेड। अब इसमें द कोल्ड वॉर ये आपकी नाउन फ्रेज है, कोल्ड वॉर ये नाउन फ्रेज है। अब कोई ये कहता है कि द कोल्ड वॉर हैज एंडेड, ये खत्म हो गई है, मुबारक हो, कोल्ड वॉर हैज एंडेड। या कुछ स्टूडेंट आके जो है वो क्लास में जैसे आप मैसेज कर देता है, वो कहता है जी जो है वो थैंक गॉड द एग्जाम्स आर ओवर नाउ, ओके, द एग्जाम हैज कम टू एन एंड। अब इसका मतलब है कि उसे ये बताने की जरूरत नहीं है कौन से एग्जाम की वो बात कर रहा है। कभी किसी ने मैसेज करके पूछा है कि जो है वो किसकी एग्जाम की बात कर रहे हो यार, कौन सा एग्जाम एंड हो गया, बल्कि सारे आगे से कहते हैं थैंक गॉड आगे से, बल्कि उसको सेकंड करते हैं, तायद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी नोन है, पहले से पता है, प्री सपोजेस है कि किस एग्जाम की जो है वो बात हो रही है, वो मिड है, वो एंटम है, जिस एग्जाम की भी जो है वो बात हो रही है। ओके, इसी तरह से आपका जो है वो अचानक कोई कहता है कि आप जो है वो रिजल्ट जो है वो LMS पे आ गया है, तो कोई ये नहीं पूछता मिड का रिजल्ट है, एंटम का रिजल्ट है, जो है वो किस सेमेस्टर का रिजल्ट है, तो वो प्री सपोजिशन होती है कि किस आप सेमेस्टर का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह से द कोल्ड वॉर हैज एंडेड, इसमें ये जो सेंटेंस है it presupposes that the existence of the entities it refers to, in this case the cold war। अब यहाँ पे किस एंटिटी की बात हो रही है? कोल्ड वॉर एक एंटिटी है जो कि एग्जिस्ट करती है, कि इट मींस कि कोल्ड वॉर मौजूद थी, चल रही थी, नाउ इट हैज कम टू एन एंड। कोई आके जो है वो ये कहता है, किसी भी वजह से वो कहता है कि जो है वो फ्लाम जो है वो आदमी जो है वो ही हैज डाइड। ओके, अब कोई ये नहीं पूछेगा वो कौन कौन था, इसका मतलब है वो प्री सपोज है कि दैट वाज अ पर्सन हु एग्जिस्टेड, नाउ ही इज नो मोर। तो जो किसी चीज की एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस को डिस्कस करता है उसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियल प्रीसपोजिशन। तो नाउन फ्रेज भी हो सकती है, पोजेसिव कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। पोजेसिव आप समझते हैं ना, जिसमें मलकियत हो, तो जैसे टोनीज कार, ठीक है, टोनीज कार, अब ये पोजेशन को शो करता है ना, मलकियत को शो करता है, दैट द कार बिलोंग्स टू द पर्सन हुज नेम इज टोनी, टोनीज कार इज न्यू। अब कोई ये नहीं पूछेगा जी हाँ वो टोनी कौन है, तो आप तभी किसी को बताएंगे when you know that that very person knows that there is a person whose name is Tony. So you say that Tony's car is new, we can presuppose that Tony exists, कि इस नाम का बंदा जो है वो मौजूद है और उसके पास कार भी है। तो आपकी कोई बहस जो है वो चल रही थी कि कोई कहता है उसकी कार न्यू है और कहता नहीं सेकंड हैंड है, तो आप वेरीफाई करते हैं और आप कहते हैं कि टोनी की कार जो है वो न्यू है। ओके, तो फिर कोई नहीं पूछेगा यार ये टोनी कौन है, ओके, और जो है वो क्या उसके पास कार है भी कि नहीं है। ऑफ कोर्स आप उस बंदे को बताएंगे कि जिसको पता है कि देयर इज अ पर्सन नेम्ड टोनी एंड ही हैज गॉट अ कार, तो आप उसी को कहेंगे कि उसकी कार तो जो है वो नहीं है, तो वो अंडरस्टूड है। तो ये एग्जिस्टेंशियल जो है वो प्रीसपोजिशन है। तो दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नाउन फ्रेज, जैसे कोल्ड वॉर नाउन फ्रेज है। ये पोजेसिव कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है जो किसी की मलकियत को शो करती है, जैसे जो है वो टोनीज कार, ये उसकी जो है वो मलकियत को शो करती है। हाँ जी, यहाँ पे क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। यस सर। फैक्टिव प्रीसपोजिशन, ओके। अब फैक्टिव प्रीसपोजिशन वो होती है जिसमें कुछ फैक्टिव वर्ब जो है वो यूज होते हैं। अब फैक्टिव वर्ब जो है वो कौन कौन से हैं? सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर। नो, ठीक है, कि NOW नो, ये फैक्टिव वर्ब है। रियलाइज जो ऊपर हमने एग्जांपल देखी थी, तो रियलाइज जो है वो फैक्टिव वर्ब है। बी ग्लैड,
बी ग्लैड का मतलब है इज ग्लैड, एम ग्लैड, आर ग्लैड, ये इस वजह से बी है, इसकी डिफरेंट है। ये है बी मैरी, जो है बी सॉरी, आई एम सॉरी, जो है वो यू आर सॉरी, वगैरह वगैरह। तो ये इफेक्टिव प्री सपोजिशंस हैं। जिन सपोजिशंस में, प्री सपोजिशंस में इनमें से कोई वर्ब इस्तेमाल हुआ होगा उसको हम कहेंगे इफेक्टिव प्री सपोजिशन। यानी हम कैसे उसको कहेंगे, हम ये देखेंगे कि इनमें से कोई वर्ब इस्तेमाल हुआ है। जस्ट लुक एट द एग्जांपल, शी डिड नॉट रियलाइज ही वाज इल। अब यहाँ पे रियलाइज है, तो रियलाइज वन ऑफ द इफेक्टिव वर्ब्स है। अब इसका मतलब क्या है, शी डिड नॉट रियलाइज ही वाज इल। अब इसका मतलब है बीमार तो पहले से थी लेकिन उसे उसका एहसास नहीं था। She did not realize she was ill. It means जो है वो he was या she was ill, but he या she did not realize. We regret telling him. पछता रहे हैं हम, क्या हमने उसको बता दिया। अब क्या मतलब, इसका मतलब है कि आपने बता दिया। इसके अंदर प्री सपोजिशन ये है। आप किसी को कहते हैं कि मैं जो है वो बस ना गलत क्वेश्चन करके पछता रहा हूँ, मैं ये करके पछता रहा हूँ, इसका मतलब है आपने वो काम किया है, इस वजह से तो वो हमारा जो है वो वी रिग्रेट जो है वो टेलिंग हिम, इसका मतलब है कि आपने बता दिया। इसके अंदर प्री सपोजिशन ये है दैट यू टोल्ड समथिंग टू समवन। इट वाजंट अवेयर दैट शी वाज मैरिड, या आई वाजंट अवेयर दैट शी वाज मैरिड, मुझे एहसास नहीं था, मुझे नहीं पता था दैट शी वाज मैरिड। अब आपको नहीं पता था बट इट मींस कि शी वाज मैरिड। तो अब आप कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि जो है वो तुम आ रहे हो, इसका मतलब है कि तुम आ रहे हो, ये अपनी जगह पे जो है वो ये प्री सपोज है। यू डिड नॉट नो, इट वाज नॉट इन योर नॉलेज, दैट्स अनदर थिंग। इट इजंट ऑड दैट ही लेफ्ट अर्ली, ये कोई अजीब बात नहीं है कि वो जल्दी चला गया। अब इसके अंदर जो है वो क्या है कि वो जल्दी चला गया। आई एम ग्लैड दैट इट्स ओवर, खुदा का शुक्र है, मैं खुश हूं कि ये चीज खत्म हो गई। इसका मतलब है कोई ना कोई चीज खत्म हो गई। ओके, कोई ना कोई चीज जो है वो खत्म हो गई, वो एग्जाम खत्म हो गए, वो कोई लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया, वट एवर दैट इज। तो ये इफेक्टिव, ये कुछ वर्ब्स हैं जो कि जिन सेंटेंसेस में या जिन प्रीसपोजिशन में हों तो उनको हम नाम देते हैं इफेक्टिव प्रीसपोजिशन का। नेक्स्ट है लेक्सिकल प्रीसपोजिशन। अब लेक्सिकल वोकैबुलरी से है, ओके। तो यहाँ पे भी अगेन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ लेक्सिकल आइटम ऐसे हैं जो कि जिन प्रीसपोजिशन में इस्तेमाल होंगे तो उनको हम लेक्सिकल प्रीसपोजिशन कहते हैं। इन यूजिंग वन वर्ड द स्पीकर कैन एक्ट एज इफ अनदर मीनिंग विल बी अंडरस्टूड। अब वो ये कहता है कि एक वो वर्ड कहता है तो उससे मीनिंग जो है वो दूसरा लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैरी स्टॉप्ड रनिंग, ठीक है, मैरी स्टॉप्ड रनिंग। अब इसका मतलब ये है कि अब उसने दौड़ना बंद किया है, इससे पहले शी यूज्ड टू रन, शी यूज्ड टू रन। मैरी, अब किसी का नाम लेते हैं, आप कहते हैं कि जो वो मिस्टर रिचर्ड जो है वो स्टॉप्ड टेलिंग लाइज, अब उसने झूठ बोलना बंद कर दिया है, अब उसने रिश्वत लेना बंद कर दी है, अब उसने चीटिंग करना बंद कर दी है। अब इसका मतलब क्या है कि पहले वो काम करता था। अब यहाँ पे इसके अंदर जो है वो बता ये रहे हैं कि मैरी स्टॉप्ड रनिंग, इसके अंदर से दूसरे मीनिंग जो है वो क्या है। अब जो है वो क्या कहते हैं, कोई जो है वो ये कहता है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट जो है वो दूसरे स्टूडेंट को लेकर हमारे पास आता है और वो ये कहता है कि मैं उससे जो है वो पूछता हूँ कि क्या ये एग्जाम में जो है वो चीटिंग करता है। तो वो स्टूडेंट ये नहीं मुझे कहता कि चीटिंग करता है कि नहीं कहता, वो आगे ये कहता है जी कि अब इसने चीटिंग करना बंद कर दी है। मैंने उसे पूछा कि क्या ये चीटिंग करता है और वो मुझे कहता है कि सर ही हैज स्टॉप्ड चीटिंग नाउ। अब इसका क्या मतलब हुआ कि उसने इनडायरेक्ट वे में बता दिया कि ये चीटर है, ठीक है, कि ये चीटर है, ये चीटिंग करता था, अब इसने चीटिंग करना बंद कर दिया। तो इसमें हम कहते कुछ हैं तो हम उसके थ्रू से दूसरा मीनिंग देते हैं। यू आर लेट अगेन, अब इसका मतलब है दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, कि जब वो लेट हुए हैं। अब क्या है, आप ये रहे हैं कि यू आर लेट अगेन, अब दोबारा लेट है अब, लेकिन आप इसके थ्रू से ये इंडिकेट आप कर रही हैं कि दैट यू आर लेट बिफोर, इससे पहले भी। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में बैठे हैं, आपका रिजल्ट कार्ड आता है, मेहमान भी बैठे हुए हैं, ओके, तो आपका रिजल्ट कार्ड पे जो है वो किसी वजह से आपकी सीजीपीए जो है वो कम आ गई है, ओके, तो आपको जो है वो ये कहा जाता है कि तुमने फिर जो है वो लेस देन 3 सीजीपीए ली है। अब एक तो ये है ना कहना कि तुमने लेस देन 3 सीजीपीए ली है, और ये कहना है कि तुमने फिर से लेस देन 3 सीजीपीए ली है। अब इसका मतलब क्या है, जब आप ये कहते हैं ना कि तुमने फिर से ली है, अब आपने कहा तो नहीं लेकिन सुनने वालों ने ये सुन लिया कि दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफा नहीं है जब आपने लेस देन 3 सीजीपीए लिया है, इससे पहले भी आप लेस देन 3 सीजीपीए लेते रहे हैं, ओके। तो ये आपकी लेक्सिकल है कि आप अल्फाज की मार इस तरह से जब मारते हैं। आर यू स्टिल सच अ बैड ड्राइवर, ओके, अभी तक तुम्हें गाड़ी चलानी जो है वो नहीं आती। अब किसी को ये अब आपको किसी को ये तो नहीं कह रहे कि, तो अब इसका मतलब है कि आप शुरू से ही जो है वो बुरे ड्राइवर हैं,
पहले भी थे और अब भी हैं। तो इस तरह से जो इस किस्म के वर्ड्स हैं, स्टॉप है, अगेन है, स्टिल है, तो दे आर टेकन टू प्रीसपोज एन अदर अनस्टेटेड कॉन्सेप्ट, अनस्टेटेड, अनसेड। तो आप इनके थ्रू से वो बात कहते हैं जो आप अल्फाज में नहीं कहते, लेकिन इसके अंदर वो हिडन होती हैं। इज द पॉइंट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल प्रेपोजिशन। अब जो स्ट्रक्चरल है तो हमें पता है स्ट्रक्चर तो मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, कंस्ट्रक्शन होती है सेंटेंस की। स्ट्रक्चरल प्रीसपोजिशन इट इज द असम्पशन एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चर्स, कि आप सेंटेंसेस का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से यूज करते हैं जिसमें आप उसके थ्रू से प्रीसपोजिशन एक्सप्रेस करते हैं। उसमें जैसे WH क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन है। WH आप कहते हैं जी कि आपने सिंपल सेंटेंस बनाया, ये सेंटेंस की एक कंस्ट्रक्शन है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया, यानी आपने सवालिया फिक्रक बना लिया, ये सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर फर्दर 2 कंस्ट्रक्शंस हैं। वो क्या क्या है कि एक आपका जो है वो सिंपल क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन है, जो कि आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, इज एम आर से, वाज वर से, डू वगैरह से, और एक होता है WH क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन। ठीक, तो आपका जो कंस्ट्रक्शन है उसके थ्रू से भी आप प्रीसपोजिशन का इजहार कर सकते हैं। तो उनमें से एक WH क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन है। WH क्वेश्चन जो कि व्हेन से, वेयर से, व्हाई से, हु से, होम से वगैरह से जो है वो स्टार्ट होता है। ओके, आप कहते हैं व्हेन डिड शी ट्रैवल टू द USA, व्हेन डिड शी ट्रैवल टू द USA। अब इसके अंदर आप क्या प्रीसपोज जो है वो कर रहे हैं कि शी ट्रैवल्ड, यहाँ पे बात अब व्हेन की जो है वो हो रही है, व्हेन डिड शी ट्रैवल टू द USA। अब ये जो सेंटेंस है ये प्रीसपोज करता है दैट शी ट्रैवल्ड, शी एक्चुअली जो है वो ट्रैवल्ड, तो इसकी जो है वो अंदर ये प्रीसपोजिशन मौजूद है। वेयर डिड यू बाय द बुक। अब इसका मतलब है कि आपको पता है कि दैट पर्सन बाय द बुक, बॉट द बुक रादर, सॉरी, तो दैट पर्सन बॉट द बुक, किसने जो है वो किताब को खरीदा। अब आप यहाँ पे आप ये प्रीसपोज कर रहे हैं कि पता है, तो आप इस वजह से कहते हैं वेयर डिड यू बाय द बुक। ओके, आप इसी तरह से आप जो है दोस्त से कहते हैं यार कल अकेले अकेले दावत खा ली आपने। अब इसका मतलब आपको इसके अंदर ये प्रीसपोजिशन जो है वो मौजूद है कि जो है वो दे एंजॉयड अ ट्रीट जो है वो, तो आप ये नहीं जो है वो कर रहे कि खाई या नहीं खाई, तो यू नो अब प्रीसपोजिशन है उसके अंदर मौजूद है कि मुझे पता है। द लिसनर परसीव्स दैट द इंफॉर्मेशन presented is necessarily true or intended as true by the speaker. Anyhow. Come to the next one, non-factive presupposition. Non-factive. It is an assumption referred to something that is not true. अब non-factive आपकी वो है कि जो चीज सच हो ही नहीं सकती, जो चीज सच नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर कैसे वर्ब्स होते हैं, ड्रीम, इमेजिन, प्रीटेंड, they are used with for example I dreamed that I was rich। अब जो ड्रीम की सेकंड फॉर्म है ना, ड्रेम्ड भी ठीक है, ड्रेम्ट भी ठीक है, ये बात ध्यान में रखें। ड्रेम्ड एंड ड्रेम्ट बोथ आर द करेक्ट पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्रीम। आई ड्रीम्ड या आई ड्रेम्ट दैट आई वाज रिच। अब आप कहते हैं जी कि मैं जो है वो, अब इसका मतलब है कि ये अनट्रू है। आई वाज नॉट रिच, आई वॉज नॉट रिच। मैंने जो है वो ख्वाब देखा कि मैंने ये हो गया है, मैंने इमेजिन किया कि ये हो गया है। अब इसका मतलब है कि इनफैक्ट ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से वो नॉन फैक्टिव जो है वो प्रीसपोजिशन है, जिसके अंदर इस किस्म के जो है वो वर्ब्स आ जाएं जो है वो ड्रीम से रिलेटेड, ये इमेजिन से रिलेटेड, प्रीटेंड से जो है वो रिलेटेड। ठीक है ना, आप कहते हैं जी कि ही प्रीटेंडेड एज इफ ही वर वेरी रिच। ही प्रीटेंडेड एज इफ ही वर वेरी रिच, उसने ऐसे प्रीटेंड किया जैसे वो बड़ा नवाब हो। अब इसका मतलब है कि वो नवाब था नहीं, तो वो नॉन फैक्टिव है, वो ट्रू नहीं है। वी इमेजिन्ड दैट वी वर इन लंडन, तो हमने इमेजिन किया कि हम जब लंदन में थे। इन फैक्ट वी वर नॉट इन लंदन, सो इट इज नॉट ट्रू। इसको हम नॉन फैक्टिव कहते हैं, जो कि ट्रूथ को जो है रिप्रेजेंट नहीं करता। काउंटर फैक्चुअल प्रीसपोजिशन। काउंटर होता है ना उलट किसी चीज के, फैक्चुअल काउंटर फैक्चुअल जो कि हकीकत के उलट होता है, जो कि सिर्फ अनट्रू ही नहीं होता बल्कि फैक्ट के उलट भी होता है, वो काउंटर फैक्चुअल प्रीसपोजिशन होती है। इट इज द assumption that what is presupposed is not only untrue, जो चीज हम प्रीसपोज कर रहे हैं वो ना सिर्फ गलत है, बट इज द अपोजिट ऑफ व्हाट इज ट्रू,
तो बल्कि वो सच्चाई के बिल्कुल जो है वो कॉन्ट्रेरी है, बिल्कुल उसके जो फैक्ट के बिल्कुल खिलाफ है। और इनमें ज्यादातर एग्जांपल्स दी जाती हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर्स की। कंडीशनल सेंटेंसेस आपको पता होगा आप लोगों को कि जिसमें हम जो है वो ये कहते हैं कि अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, ये कंडीशनल सेंटेंस है। अगर तुमने मेहनत की होती तो पास हो गए होते, ये भी कंडीशनल जो है वो सेंटेंस है। तो ये कंडीशनल जो है वो स्ट्रक्चर है। अब जब हम ये कहते हैं कि इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास द एग्जाम, अगर तुमने मेहनत की होती तुम एग्जाम पास कर चुके होते, इसका मतलब है ना तुमने मेहनत की ना तुम एग्जाम में पास हुए। ठीक है, तो नॉन फैक्चुअल है। तो अब ना मेहनत की, अब ये मुमकिन भी नहीं है क्योंकि वो तो टाइम निकल गया। कंडीशनल स्ट्रक्चर इसमें है, फॉर एग्जांपल इफ यू वर माय डॉटर आई वुड नॉट अलाउ यू टू डू दिस। इफ यू वर माय डॉटर, अगर होती तो इसका मतलब है यू आर नॉट माय डॉटर। इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ फेरारी, तो इट मींस कि आई एम नॉट रिच। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आई वुड हैव बैंड करप्शन, इट मींस आई एम नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सो यहाँ पे प्रीसपोजिशन का ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? यस सर। यस सर। यस सर। अब मजीद आप इसको भी पढ़ेंगे और आपके पास जो आपको हैंडआउट्स मैंने दिए थे ना सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स वाले, वो तो आप लोगों के पास मौजूद, उसमें भी आपका जो प्रैग्मेटिक्स वाला चैप्टर है ना, तो उसमें पेज नंबर 147 पे, पेज नंबर 147 पे प्री सपोजिशन का जो है वो 2 पैराग्राफ्स मौजूद हैं। तो आप लोग वो भी रीडिंग करके आएंगे कल। ओके सर। ठीक है, आप उनकी रीडिंग करेंगे और अगर उसमें कोई बात आपको नहीं समझ आएगी तो वो उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ फिर कल मतलब कल से मुराद है नेक्स्ट हमारे जो होगा उसमें फिर हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक भी साथ करेंगे। इसी सिमेंटिक्स इस ग्रुप में ना काइंडली जो आपकी आउटलाइन है, कोर्स आउटलाइन है, वो तो शेयर कर दीजिएगा कोई भी। ओके सर। और कुछ आप लोग कुछ कहना चाहें, कुछ पूछना चाहें, यू पीपल आर वेलकम। यस, नथिंग टू से। सर नेक्स्ट वीक से फिर प्रेजेंटेशंस भी देनी है। आप इनको हाँ लगा लें, हम थोड़ा थोड़ा इनको करते हैं। पता नहीं अब ये नहीं क्लियर कि आप लोग की फिजिकल हो रही हैं या अभी ऑनलाइन ही चलेंगी। जी सर। चलें, अपना बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े बंदों को दे दें, देखेंगे, फोकस करेंगे हम ज़्यादा अपना जो वो जल्दी से पहले तो ना सिलेबस मुकम्मल कर दें। किसी वजह से मैंने कहा आप आउटलाइन शेयर करें ताकि हम जो वो पहले अपने ना सिलेबस पे फोकस ज़्यादा कर लेते हैं ताकि हम जल्दी। ठीक है सर। जी ओके जी। एक्सक्यूज मी सर। अल्लाह हाफिज़ सर। जी जी हाँ जी सर आउट ऑफ क्वेश्चन है, अगर पूछे तो पूछ सकते हैं। सॉरी क्या कहा आपने? सर क्वेश्चन वैसे है, अगर हम पूछे तो आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन वैसे है जी, पूछें, बोले। सर अक्सर हम लोग ना शॉपर को कहते हैं कि कोई भी चीज लेके आए तो हम कहते हैं कि ये शॉपर है। अच्छा, तो इस तरह सुनने में मिलता है कि इसको शॉपर नहीं, इसको शॉपिंग बैग कहते हैं। क्या सर ये ट्रू है कि हम इसको शॉपर नहीं कहते? देखिए अच्छा, आप ये वोकैबुलरी वगैरह की उसके लिहाज से बात कर रहे हैं? जी सर। जी, इनफैक्ट जो एक होती है स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड वोकैबुलरी, जो स्टैंडर्ड वोकैब है वो तो वही है कि ये आपका जो है ना वो शॉपिंग बैग है। ठीक है, शॉपिंग बैग है हम, लेकिन उसको जो हमारे एक नॉन स्टैंडर्ड उसके लिए जो टर्म यूज होती है हम उसको जो है वो शॉपर कहते हैं। अब इनफैक्ट तो वो नहीं है ना, वो है तो वो शॉपिंग बैग, तो दैट इज इनफैक्ट द स्टैंडर्ड वोकैब, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एक हो जाती है गलती आम, यानी एक ऐसी जो है वो चीज जिसको सारे जो है उस तरह से जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको जो है वो कबूल कर लेते हैं और वो शेयर्ड हो जाती है और सोसाइटी में जो है वो एक्सेप्टेबल फॉर्म हो जाती है। अब शॉपर जो है वो ये एक्सेप्टेबल जो है वो वोकैब है हमारी सोसाइटी के अंदर, दैट इज यूज्ड फॉर द शॉपिंग बैग। और दूसरी मजे की बात यह है कि जो शॉपिंग बैग है, हम कहते हैं शॉपिंग बैग कैन बी मेड ऑफ एनी मटेरियल। शॉपिंग बैग प्लास्टिक का भी हो सकता है, शॉपिंग बैग किसी कपड़े का बना हुआ भी हो सकता है, ऐसे ही है ना। लेकिन हम शॉपर का वर्ड सिर्फ और सिर्फ उसके लिए लगाते हैं जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है। अगर कपड़े का बना हुआ कोई थैला होगा ना, कोई इसको शॉपर नहीं कहेगा, हालांकि दैट कैन बी कॉल्ड शॉपिंग बैग।
आप आजकल जब आप जाते हैं तो अब जैसे जो प्लास्टिक की शॉपिंग बैग्स उन पे जैसे पाबंदी लगी है, बाटा वगैरह वाले शूज देते हैं, खाड़ी वगैरह पे आप जाते हैं कपड़े के लेते हैं ये चीजें, तो वो अब आपके जो है वो प्लास्टिक वाले उस शॉपिंग बैग में नहीं डाल के देते, बल्कि दैट इज मेड ऑफ क्लॉथ और उनसे मटेरियल से बना है, क्योंकि वो जो है वो पाबंदी लगी हुई है उसके उस पे के। तो अब लेकिन दैट इज इनफैक्ट अ शॉपिंग बैग, वो भी शॉपिंग बैग है, लेकिन हम उसको शॉपर नहीं कह सकते। हम शॉपर के लिए, हमने शॉपर का उसके लिए जो है वो कर दिया है यूज। तो इन फैक्ट तो आप सही कह रहे हैं कि जो सही वर्ड है वो तो शॉपिंग बैग है, क्योंकि दैट बैग इज यूज्ड इन ऑर्डर टू। तो कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे आप जो है वो सैक का वर्ड भी यूज करते हैं, ये तो फिर डायलेक्टर चेंज हो जाती है ना, जहाँ पे कहीं पे कुछ जो है वो बैग होता है, कहीं पे सैक का भी यूज करते हैं, यानी अमेरिका के सॉरी इंग्लिश जो स्पीकिंग कंट्रीज हैं उनमें कहीं पे जो है वो आप बैग का वर्ड यूज करते हैं और कहीं पे आप सैक का वर्ड भी यूज कर लेते हैं, ये तो वोकैबुलरी चेंज हो गई ना। तो यहाँ पे इनफैक्ट तो वो सही वर्ड तो उसके लिए शॉपिंग बैग ही है। ठीक है, क्योंकि अब आप किसी दुकानदार के से कहेंगे तो ये है, तो आप कहेंगे कि जो है वो उसको शॉपिंग बैग में डाल दें, दैट पर्सन विल बी कंफ्यूज्ड बिकॉज दैट इज नॉट द जनरली द टर्म यूज्ड जब फॉर दिस पर्पस। तो उसके लिए हम शॉपर ही कहते हैं, इसी वजह से हम कहते हैं शॉपर डबल कर दो, शॉपर में डाल दो और एंड सो ऑन। से एक टीचर था, उसने बात की थी जाके काउंटर पे कि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। पर दे दो, तो कहते हैं ना कहते हैं ना मुझे शॉपिंग बैग दे दो, तो कहता मेरे पास शॉपिंग बैग। सर मैं कह रही हूँ कि एक टीचर ने इसके बारे में बताया है, टीचर कह रहा था कि सीनियर कॉलेज का कोई टीचर था, वो कहते हैं कि इसको शॉपर नहीं कहती। वैसे आप जैसे कह रहे थे कि सोसाइटी जो है वो एक्सेप्ट कर ले इसको, तो हम कह सकते हैं, लेकिन वो टीचर कहता है इसको शॉपर नहीं कह सकते, इसको शॉपिंग बैग ही कहना है। तो आप है ना आपको कि मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि वो स्टैंडर्ड जो हमारा यूज है स्टैंडर्ड वोकैबुलरी, तो उसके लिए जो है वो यही है, ये नॉन स्टैंडर्ड है, या एक टर्म जो है वो दैट इज एक्सेप्टेबल नाउ इन सोसाइटी, तो हम इसकी एक्सेप्टेंस इसी की है। ओके देन बच्चों, ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। ओके सर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफिज। अल्लाह हाफिज।